Good morning, fellow aspirants. Welcome in the today's the Hindu analysis. आज है 29 अप्रैल. Let's move on to the analysis. तो यहाँ पे पहली न्यूज़ है 5G सर्विसेज को लेके. तो जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि जो 5G सर्विसेज हैं वो अगस्त या सितंबर तक कमर्शियली रिलीज कर दी जाएंगी, जिनका ऑक्शन होगा जून 2022 को. उस ऑक्शन में बाकी स्पेक्ट्रम्स के भी ऑप्शंस होंगे, जिसमें 5G एयरवेव्स को भी इंक्लूड किया जाएगा. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू था वो था प्राइसिंग को लेके, जो कि जो इंडस्ट्रीज की टॉप टेलीकॉम सर्विसेज थी वो इसमें प्राइस स्लैशेस की मांग कर रही थी, जो कि इन्होंने एक्सेप्ट किया है. जिसमें 35 to 40% इसमें कट किया गया है. लेकिन दी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जो कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें तीन बड़ी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन, उन्होंने 90% रिडक्शन की मांग की थी. सो फॉर एग्जांपल, अगर 100 रुपये प्राइस सेट किया गया है तो 90 रुपीज़ वो ऑफ मांग रहे थे. सो इसमें प्राइस इशू के बारे में जो है वो पूरी बात की गई थी, जो कि ट्राई ने रिकमेंड किया है. और उसके बाद इसके लिए ये रिकमेंडेशन डीसीसी के पास पहुंचेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन, जो कि इसमें 5 से 6 दिन में एक्शन लेंगे और ये वापस फिर ट्राई के पास जाएगी. तो उसके बाद ये पूरा प्रोसेस होगा. इसमें जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने बताया है कि जो इंडस्ट्रीज की मांग थी वो पूरी की गई है. और इस समय जो इंडस्ट्री है दैट इज इन दी वेरी एक्साइटेड फेज, बिकॉज जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स आए थे पिछले साल सितंबर में, उसकी वजह से एवरीथिंग इज गोइंग गुड. और जो ऑप्शंस होगा वो उसमें 1 लाख मेगाहर्ट्ज की एयरवेव से उनको ऑप्शन में रखा जाएगा, जिनकी कीमत 5 लाख करोड़ होगी अगले 20 साल के लिए. ये थोड़ा 5G सर्विस के बारे में था, जिसमें इन्होंने अपनी जो मेन इश्यूज थी इंडस्ट्री की वो उसके बारे में बताया. नेक्स्ट देखते हैं. इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो इस समय असम के दौरे पे गए हैं. और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो एस्पा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958, इसको नॉर्थ ईस्ट से कम्प्लीटली हटाने की उन्होंने बात करी है. उन्होंने एक रैली में बताया कि जो असम है वो इस समय पीस, यूनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में है, तो उसमें एस्पा की कोई ज़रूरत नहीं है. इसको पार्शली हटाया जाएगा, आंशिक रूप से हटाया जाएगा, एक साथ कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको हटाने की बात शुरू हो गई है. इससे पहले ये त्रिपुरा और मेघालय से हटा दिया जा चुका है. और इसमें इन्होंने एक बात की बोडो अकॉर्ड के बारे में. बोडो अकॉर्ड के बारे में हम देखेंगे थोड़ा कि व्हाट इज बोडो अकॉर्ड और इससे कैसे रास्ते खुले हैं परमानेंट पीस के लिए. ठीक है. और इसमें इन्होंने बात करी है कि हाँ, यहाँ पे कि इन्होंने यहाँ पे 2950 अमृत सरोवर प्रोजेक्ट यहाँ पे इन्होंने पूरे असम में इस्टेब्लिश करवाए हैं, और विद 3 रीजनल कॉलेजेस विद अ टोटल ऑफ 700 करोड़ रुपीस की इसकी लागत से. ठीक है. और इन्होंने एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिस करी है, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ. यहाँ पे एक नाम की बात हुई है, लाचित बोरफुकान. ठीक है. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये किसी प्रीलिम्स में शायद पूछ सकते हैं, क्योंकि ये नाम लाइक शायद ही किसी लीडर ने पहली बार लिया होगा. तो ये 400th एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान है. ये 17th सेंचुरी के अहोम, जो पहले असम कल्चर था उसको पहले अहोम बोलते थे, तो अहोम के जनरल थे जिन्होंने मुगल को फ्रॉम कैप्चरिंग असम, असम को कैप्चर करने से रोका था. तो इन्होंने बताया है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है और जो लच्छित बोरफुकन की 400वीं एनिवर्सरी है वो एक साथ पड़ रही है. सो दैट इज़ अ बिग कोइंसिडेंस फॉर असम. और उसके बाद यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल्स को का भी फाउंडेशन रखी गई है, जो कि डिब्रूगढ़ में रखी गई है. प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 7 एडवांस्ड कैंसर हॉस्पिटल्स अंडर दी असम कैंसर केयर फाउंडेशन, अ कोलैबोरेशन बिटवीन असम गवर्नमेंट एंड टाटा ट्रस्ट. तो टाटा ट्रस्ट और असम गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन से ये जो 7 हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल्स, ये रखे जाएंगे. ये जो हॉस्पिटल्स है ये इन इन जगहों पे रखे जाएंगे. तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट है कि किस किस संस्था के साथ मिलकर असम गवर्नमेंट ने ये कैंसर अस्पताल को खोलने का निर्णय लिया है. तो उसका आंसर होगा टाटा ट्रस्ट से. ठीक है. और उसके बाद
यहाँ पे फिर जो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने बोला है कि वो चाहते हैं कि जो असम है वो कैंसर केयर हब बने इन साउथ एशिया। बिकॉज जो अ, असम और जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की एरिया है वहाँ पे कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टडी इन 2021 द नॉर्थ ईस्ट बिकेम द कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पाम्पोम पारे डिस्ट्रिक्ट और मिजोरम में ऐजवाल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं कैंसर के। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 7 कैंसर अस्पतालों का की फाउंडेशन रखी गई है टू मेक इट द कैंसर केयर हब इन साउथ एशिया। तो यहाँ पे टाटा ट्रस्ट की तरफ से बयान आया है कि 550,000 कैंसर पेशेंट्स कैन गेट इन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट व्हेन ऑल दी 17 हॉस्पिटल्स आर इन ऑपरेशन। तो यहाँ पे 17 हॉस्पिटल है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 7 मैंने बोल दिया, यहाँ पे 17 हॉस्पिटल्स है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल है ये 4 लेयर के उसमें सिस्टम में वर्क करेंगे, जहाँ पे आप अर्ली डिटेक्शन से लेके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सब कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बोडो एकॉर्ड के बारे में। तो अपन वो देख लेते हैं कि बोडो एकॉर्ड है क्या। So basically Bodo is a tribe of Assam and it is the largest minority group in Assam, जो कि basically ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के नॉर्थ ईस्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो एकॉर्ड है ये साइन हुआ था 27 जनवरी 2020 को बिटवीन असम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। तो बेसिकली इसमें इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू स्टॉप सेपरेटिस्ट डिमांड फ्रॉम दी बोडो कचरी कम्युनिटी एंड ब्रिंग पीस। ठीक है, इसमें जो ये जो इनकी डिमांड थी कि अलग से हमें वो नेशन दिया जाए, तो इस पे ये अकॉर्ड साइन हुआ था, जिसमें कि जिसमें पीस को लाने की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद तीसरी न्यूज़ है अपनी वेस्ट बंगाल से, कि वेस्ट बंगाल जो यूक्रेन से बच्चे वापस आए थे उनको सीट ऑफर करेगा। तो इसमें ममता बनर्जी ने बोला है कि उन्होंने सेंटर को लिखा था बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो बेसिकली इसमें ना अकॉर्डिंग टू मी इसमें हर स्टेट को अपना अपना करना चाहिए, अपने हिसाब से बच्चों को एडजस्ट करना चाहिए। इसमें सेंटर का कोई रोल होना नहीं चाहिए, बिकॉज सेंटर एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो बच्चे हैं ये हर स्टेट्स के हैं। तो आई थिंक हर स्टेट को अपनी अपनी तरफ से फैसला लेना चाहिए। तो इसमें बस ये है कि वेस्ट बंगाल ने उनको एकेडमिक प्रोग्राम्स के तहत सबको एडमिशन दिया है और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अपनी न्यूज़ है वो है पीएम के यूरोपियन दौरे को लेके। तो जो मोदी तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यूरोप के दौरे के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पे वो जर्मनी के जो न्यू चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, उनसे उनसे उनकी भेंट होगी, जो कि पहली बार होगा। और फ्रांस में जो भी इमैनुअल मैक्रोन फिर से प्रेसिडेंट बनकर आए हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। और नॉर्डिक समिट होती है इन 5 देशों को बन के, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, इनको नॉर्डिक नेशन कहा जाता है। तो इनके साथ जो समिट होती है उसको नॉर्डिक समिट कहते हैं। तो यूरोपियन दौरे में ये 3 चीज़ें होंगी। पहली जो जर्मनी के चांसलर से मिलेंगे, दूसरा फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलेंगे इमैनुअल मैक्रोन, और तीसरा जो नॉर्डिक समिट होगी। तो जो कि अब यूरोप की बात है तो उसमें रशिया और यूक्रेन की भी बात की जाएगी। तो जो यूरोप है वो इस दौरे को एज अ एक चांस लेगा पुश करने के लिए इंडिया को, ताकि वो रशिया के अगेंस्ट बोले। बट इंडिया ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि उनकी जो पोजीशन है वो इस वॉर को लेकर एकदम न्यूट्रल है। ना ही वो किसी के अगेंस्ट जाएंगे, ना ही वो किसी के फेवर में जाएंगे। MEE comments came after a number of European countries have made it clear they intend to keep pushing for India to shift its position on conflict and on its refusal to join US and EU sanctions। तो वो ये पुश करेंगी कि इंडिया इस सैंक्शन के साथ खड़ा हो जो कि यूएस और यूए ने इम्पोज किए हैं रशिया को लेके। बट जो हमारे MEA स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि इस इस पोजीशन पे इंडिया बिल्कुल फर्म एकदम अंगद के पैर की तरह एकदम स्ट्रिक्ट हो चुका है, बिल्कुल अपनी पोजीशन बदलेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी भी कोई प्रेसिडेंट कोई भी चांसलर आके बोले। सो दिस इज ऑल अबाउट कि इस टूर में क्या हो सकता है। बाकी एक क्वेश्चन उठा था कि क्या इंडिया एक मीडिएटरी के रोल में दिखेगा बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो उसमें जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने बोला है कि ऐसा उन्हें कोई ऑफर नहीं आया है कि वो कोई मैसेज कैरी करें। सो इसमें कोई वो बात है नहीं। बाकी इस दौरे से मैंने जैसे बताया कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी। जर्मनी के चांसलर से पहली बार मुलाकात, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो बने हैं दोबारा जो बनकर आए इमैनुअल मैक्रोन, उनसे मुलाकात, और तीसरा नॉर्डिक समिट को
में हिस्सा लेना, जो कि नॉर्डिक समिट फिर से बता रहा हूँ, ये डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, इन 5 देशों के मिलकर नॉर्डिक नेशंस बनते हैं, और इनके साथ समिट नॉर्डिक समिट कहलाती है। ठीक है। उसके बाद एक और इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज़ है कि जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो इस समय 2 नेशन के दौरे पे है, बांग्लादेश और भूटान। तो पहले वो बांग्लादेश गए, जहाँ पे उन्होंने अपने काउंटर पार्ट ए के अब्दुल्ला मोमिन से उनके साथ मीटिंग करी, और उसके बाद उनकी वहाँ बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के साथ उन्होंने बात करी। और बेसिकली जो नॉर्मल कोई इसमें खास रिजल्ट निकल के नहीं, कोई खास इसमें वो मीटिंग थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी नहीं, इट्स जस्ट अ बायलैटरल डिस्कशन, जहाँ पे बोथ कंट्रीज हैव बीन, जहाँ पे बताया गया कि जो दोनों कंट्री हैं वो जो कोविड की वजह से और जो प्राइसेस हाई हुए हैं, एनर्जी के प्राइसेस हाई हुए यूके और रशिया की वॉर की वजह से, उसको कैसे लोग टैकल करेंगे, कैसे एक दूसरे की मदद करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल आई है, रैपिड एक्शन बटालियन। तो इसमें मिस्टर मोमेन है, उन्होंने इंडिया से अर्ज किया है टू टू यूएस को कि वो उसमें जो आर ए बी में सैंक्शन लगे हैं उसको हटाने के लिए। लेकिन इसमें इंडिया ने अपना साफ कर दिया कि अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड कंट्री अगर इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है, तो वो इसको पब्लिक नहीं करेंगे, ये उसको जो इनका मैटर होगा वो इंटरनली होगा, और ये लोग आपस में ही सुलझाएंगे। लाइक इस चीज़ को वो लोग पब्लिक खुल के नहीं बात करेंगे, इसमें बेसिकली ये बात बोली गई है। ठीक है। तो ये बायलेटरल डिस्कशंस हुए हैं अभी अभी ये बांग्लादेश में। उसके बाद ये हमारे जो एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, ये भूटान जाएंगे। तो इसमें इतना ही था। उसके बाद एक और न्यूज़ है कि हाई कोर्ट गेट्स 8 वीक्स टू ट्यून अ क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने 7 हाई कोर्ट को 2 महीने का समय दिया है अपने जो उनका क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम है उसको और एफिशिएंट बनाने के लिए। एक्चुअली ये एक ड्राफ्ट रूल आए थे क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 में, जहाँ पे सारे हाई कोर्ट्स को बोला गया था कि आप जो आपका क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम है उसको एफिशिएंट इफेक्टिव बनाइए। इसमें सबने काम किया, लेकिन जो 7 हाई कोर्ट्स थे, जो कि इसमें से मद्रास, गुजरात, बॉम्बे और राजस्थान, ये ये 7 हाई कोर्ट इंक्लूडिंग दीज 4 हाई कोर्ट्स, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपनी डेट फिर बढ़ा दी है, 2 महीने और एक्सटेंड कर दी और बोला इन 2 महीने में आप कोई रिजल्ट निकाल के दीजिए। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़, इसमें इतना ही था। उसके बाद दूसरा अपना ये न्यूज़ है डिफेंस से रिलेटेड। तो बेसिकली इसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बताया कि रशिया यूक्रेन से हमें एक सीख मिलती है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, जो कि बात सही है। बिना सेल्फ रिलायंस के काम नहीं चलने वाला। और यहाँ पे एक वर्ड है, नेवी एट द फोरफ्रंट ऑफ इंडिजिनाइजेशन। तो इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। ठीक है। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल नेटिव टू एन एरिया। तो बेसिकली ये उसी की बात की गई, जो आई ओ आर रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है, उस पे कैसे जो नेवी है उसने सेल्फ रिलायंस दिखाया है हर हर फ्रंट में। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे, हर तरीके से जो कि इंडिजिनाइजेशन का प्रोसेस है उसमें इफेक्टिव रही है। और यहाँ पे एक और बात की गई है, द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। तो ये एक अनदर एक और माइलस्टोन होगा नेवी के लिए, कि फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा हमारे देश में, जो कि कोशिश होगी जिसकी कि उसको कमीशन कर दिया जाए 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के। तो मतलब इसी साल इसको इसे कमीशन करने की तैयारी की जाएगी। और चूंकि इसने तीन तीन सक्सेसफुल ट्राइज दे चुके हैं, तो शायद इसी साल इसको कमीशन कर दिया जाए। सो इट वाज ऑल अबाउट यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की कैसे एक वॉर हमें क्या क्या सिखा सकती है, तो इसमें ये हमें सेल्फ रिलायंट का जो इम्पोर्टेंस है वो बताती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। पहला है कि सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सर्वे फाइंड्स एडिशन ऑफ 4 लाख जॉब। तो यहाँ पे 4 लाख जॉब जो सर्वे हुआ है उसमें निकाली गई है, जिसमें और इन 9 सेक्टर सबसे ज़्यादा मिली। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 39.4 है, एजुकेशन 22% है, आईटी और 11% है, हेल्थ में 10.4% है, ट्रेड में 5.3% है, और बाकी इनमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ आ गया। ठीक है। तो दीज 9 सेक्टर्स अकाउंट फॉर 85% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये 9% है, जैसे अगर 100 लोग भर्ती हो रहे हैं तो उसमें से 85 लोग इन 9 सेक्टर में भर्ती होंगे। सो दैट इज वाई दीज सेक्टर्स आर सो इम्पोर्टेंट। और दूसरा है कि कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, 46 दिनों में सब 3,000 केसेस पार हुए हैं। तो दैट इज एक चिंता का थोड़ा विषय है। मार्च 28 में यहाँ पे था, उसके बाद अप्रैल में यहाँ पहुंचा, उसके बाद अचानक से यहाँ पहुंच गया। ठीक है। तो प्लीज़ मास्क पहनिए रखिए, हाथों को धोइए, कोविड रूल्स को फॉलो करिए, दैट्स इट, यही हो सकता है। उसके बाद तीसरा है प्रिपेयर फॉर स्विफ्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। जो हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ है एयर मार्शल राकेश भदौरिया,
विक्रम वी आर चौधरी जी, सॉरी माफ कीजिएगा, वी आर चौधरी जी, उन्होंने बताया कि हमें स्विफ्ट कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। लाइक अगर हम दोनों तरफ से, अगर हम अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो ऐसे स्विफ्ट एक्शन आर इम्पोर्टेंट। सो इन्होंने यहाँ पे ये बात की है। इसमें बस इन्होंने लॉजिस्टिक्स के बारे में बात की थी, तो मैंने इसको कवर नहीं किया अच्छी तरीके से। उसके बाद एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, जिसमें बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि $33 बिलियन एड देंगे वो यूक्रेन को। अभी प्रपोज किया है, अभी इसका पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। तो इसमें इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या की गई है कि जो यूक्रेन के जो उन्होंने एसेट्स सीज किए हैं, उसको बेच के जो फंड जनरेट होगा उसको यूक्रेन के में दिया जाएगा, यूक्रेन की डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अनाउंस ही वुड प्रपोज यूएस बेस्ड एसेट्स ऑफ रशियन ओलिगार्क्स। ओलिगार्क्स का मतलब होता है जो कि बहुत अमीर आदमी जो कि सत्ता को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रशिया में बहुत प्रेवलेंट है, बाकी तो और कहीं नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन रशिया में बहुत प्रेवलेंट है। यहाँ पे ओलिगार्क्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं। तो ओलिगार्क्स भी सीज्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स यूक्रेन। तो बेसिकली यही बात है कि जो ओलिगार्स की जो असेट्स है जो कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने सीज कर रखे हैं, उसको बेच के जितने भी पैसे मिलेंगे उसको यूक्रेन के एड के लिए दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रशिया रश, एक सेकेंड में पॉइंटर इसमें निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे रशिया ने $1 बिलियन के लगभग वेसल सीज कर रखे हैं, जिसको शो बेच के यूक्रेन की मदद करेंगे। और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने $30 बिलियन के एसेट्स जो सीज कर रखे हैं, जिसमें $7 बिलियन खाली रियल स्टेट्स, हेलीकॉप्टर्स, बोट्स एंड आर्टवर्क्स है, ठीक है। तो इनको बेच के यूक्रेन की मदद करने की बात हुई है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लाइक आप किसी की भी प्रॉपर्टी सीज करके उसको बेच के पैसा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि दैट इट वुड प्रोबब्ली इन्वॉल्व लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो अगर इस स्टेप को एग्जीक्यूट करना है तो उसमें लेजिस्लेटिव चेंजेस आने पड़ेंगे, जो कि बोला है यहाँ पे यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन। सो दैट इज द थिंग कि आपको लेजिस्लेटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इस स्टेप को, यदि आप करना चाहें तो उसको कंप्लीट हो पाएगा। तो इसमें तो अभी खाली प्रपोज किया है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें ओलिगार्क्स का था वेरी रिच बिजनेस लीडर विद अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो कि मतलब बेसिकली पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, वही ओलिगार्क्स होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड और आई है, पुतिन्स क्लेप्टोक्रेसी। सो क्लेप्टोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट हुज करप्ट लीडर्स यूज पॉलिटिकल पावर्स टू अप्रोप्रिएट द वेल्थ ऑफ द पीपल एंड लेट दे गवर्न, typically by embezzling or misappropriating government funds at the expense of wider population। So basically जो ये क्लेप्टोक्रेसी होती है, ये एक करप्ट गवर्नमेंट होती है और कुछ नहीं, जो कि बहुत ही गलत तरीके से पैसा कमाती है और आम जनता को बस लूटती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने एक नया किया है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया, जो कि काउंटर करेगा कॉल ग्रुपिंग को। तो इनके अकॉर्डिंग जो कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ये बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात की है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स बन जाते हैं बड़े बड़े देशों के, जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि क्वाड हो गए, इसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, ये कैसे एक रीजन को डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो दैट इज इन्होंने ये बताया है। और इन्होंने बोला कि जो ये इनका ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है दैट विल, उसको ये रिस्पेक्ट, ओपननेस और इंटीग्रेशन देंगे। तो इसकी चाइना इसकी रिस्पेक्ट, ओपननेस और इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी है। तो इसमें और कुछ नहीं, इसमें खाली यही है कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की शुरुआत करेगा जो कि इनको टैकल करेगा, दैट्स इट। और इसमें खाली अपने देश की बड़ाई कर रखी है और कुछ नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। तो इसमें एक कॉर्ड है जो यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया 2007 में इसका गठन हुआ था। ये है ऑस्ट्रेलिया, अलास्का जो कि साथ में आते हैं, यहाँ पे जापान, ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे इंडिया, ठीक है। तो और इसमें कुछ नहीं था खास। फिर अगेन कुछ छोटी मगर मोटी मोटी बातें। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में जो कि इस समय तालिबान के अंडर है, वहाँ पे 2 ब्लास्ट हुए हैं। दूसरा यहाँ पे श्रीलंका में जो यूनियन वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे जा चुके हैं, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन लगा रहे हैं, जो कि जो जो डिमांड कर रहे हैं कि जो राजपक्सा गवर्नमेंट है, जो राजपक्सा ब्रदर्स है जिन्होंने पूरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हड़प के रखी हुई है, उनको हटाने की बात करें, जो कि सही बात भी है। इस समय श्रीलंका अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो इन सबकी जरूरत भी है। उसके बाद है कि यहाँ पे जो हैती है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हैती में हाल ही में प्रेसिडेंट का असैसिनेशन कर दिया गया था। तो यहाँ पे बहुत ही बुरी स्थिति से देश गुजर रहा है इस समय, गैंग फाइट से। अभी बीच में अर्थक्वेक भी आया था, फिर सुनामी भी आ गई थी, तो इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे फिर से गैंग फाइट हुई, इसमें 20 लोग मारे मार
उनकी जान गई है। सो दैट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग, बड़ा खराब लगता है सुन के। तो ये छोटी छोटी बातें थी इंटरनेशनल न्यूज़, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो इसमें थी, और ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, उसके बाद एडिटोरियल्स में, तो इसमें पहला है वैक्सीन को लेके। तो अभी हाल ही में 26 अप्रैल को यू ईयूए ने दो वैक्सीन, जैसी कोर्बीवैक्स और कोवैक्सीन को बच्चों के लिए इसको अथोराइज किया देने के लिए। तो इसमें इसी आर्टिकल की बात की, इसमें एडिटोरियल में इसकी बात की गई कि ये बहुत जल्दी बात तो नहीं है, क्योंकि हाँ, लोग बच्चों में कोविड के केस पाए गए, लेकिन उसकी वजह से उन पे कोई इतना बुरा असर नहीं पड़ा हुआ है। तो दैट इज यहाँ पे उसी की बात चली कि डेडली डेल्टा वेरिएंट भी आया, ट्रांसमिसिव ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आया, जिसकी वजह से काफी एडल्ट में लोगों की जान गई है, लेकिन बच्चों में हुआ है ये, लेकिन उससे उनकी जान नहीं गई है। तो क्या ये बहुत जल्दी कर दी इन लोगों ने ये वैक्सीन लगा के? तो उससे वही बात की गई है। और इसमें एक चीज़ होगी कि इसमें द हेल्थ मिनिस्ट्री हैड ऑलरेडी सेट अ प्रेसिडेंट लास्ट मंथ बाय क्लियरिंग कॉर्बेवैक्स फॉर चिल्ड्रन 12-14 ईयर्स विदाउट फर्स्ट सीइंग द अप्रूवल ऑफ एनटीएजीआई। तो जो एनटीएजीआई है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इसकी भी अप्रूवल नहीं ली गई शायद। और इसके बाद जो कि वैक्सीन को क्लियर करती है, और वैक्सीन को वो कर दिया गया है, ऑथोराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि क्या ये बहुत जल्दीबाजी में है इंडिया, कि इसने इतनी जल्दी इसको अप्रूव कर दिया है। दैट्स इट, उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे म्यांमार के बारे में बताया गया है। इसमें एक वर्ड है म्यांमार, वोस मतलब होते हैं परेशानी। ठीक है, तो इस समय आज एज यू नो कि म्यांमार इस समय बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ पे मिलिट्री ने पूरा कब्जा रखा हुआ है उनका। पूरे जो गवर्नमेंट है वो इस समय मिलिट्री ही रन कर रही है। और उसमें जो ऑन्ग सैन सूकी है, जो कि म्यांमार की डिस्पोज्ड स्टेट काउंसलर है, प्रो डेमोक्रेसी लीडर है, उन पर फिर से करप्शन चार्जेस लगा दिए गए हैं। और करप्शन चार्जेस कौन से बेसिस पे लगाए गए हैं? एक कैंगरू कोर्ट एक इलीगल कोर्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे इलीगली तरीके से सब कुछ काम होता है। तो कैंगरू कोर्ट में उनकी पेशी हो गई, और उसमें टेस्टिमनी क्या दी गई है कि एक पूर्व जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ऑफ योंगॉन, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने ऑन्ग सैन सूची को $6 लाख दिए थे, और कुछ सोना दिया था इन रिटर्न ऑफ सम फेवर्स। और इसमें कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया है, क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया, जस्ट ये इल्जाम थोप दिए गए। और उनको 5 साल की सजा उन्होंने उनको 6 साल की सजा दी गई है, ठीक है, 5 साल की। और इससे पहले भी उन पे 5 अलग चार्जेस लगाए गए, जिसमें उनको 6 साल की सजा दी गई थी। सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे फरवरी में कूप हुआ था 2021 में, और उसके बाद से लगभग 10,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाए दिए गए हैं, और लगभग 1800 लोगों की जान चली गई है। अब 1800 तो एक नंबर है, इससे और भी ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसमें बताया गया है कि जो म्यांमार की मिलिट्री है वो बहुत दुनिया की सबसे सिद्धी मिलिट्री में से एक है। इसने पहले भी 50 साल तक राज किया। उसके बाद बिटवीन 1990 टू 2010, लगभग 20 साल के बाद, 20 साल के अंदर 15 साल जो ऑन्ग सैन सू थी वो हाउस अरेस्ट में रही थी। उसके बाद जब बहुत सारा यू नो एजिटेशन लोगों ने दिखाया, तो उनको रिलीज किया गया, और फिर उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया गया, जिसमें मिलिट्री ने भी की पोर्टफोलियोज अपने अपने पास रख लिए थे, ठीक है। उसके बाद 2015-2020 के इलेक्शन में जब बहुत ही भारी बहुमत से ऑन्ग सान सू की जीती, तो मिलिट्री को डर सताने लग गया कि कहीं कहीं ये यही ना रुकने लग जाए। तो उसके बाद उन्होंने फिर से कूप का अटेम्प्ट किया, और फिर से उनको हाउस अरेस्ट पे डाल दिया, और अब तो करप्शन चार्जेस भी लगा दिए, इसमें उनको काफ़ी साल की जेल हो सकती है। सो इसमें ही बोल रखी है, लेकिन इसमें बताया गया है कि कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। आज नहीं तो कल ये सत्ता गिरेगी ही गिरेगी। सो क्योंकि ऑपोजिशन ने भी आर्म्स ले लिए हैं, और सिविल वॉर की तरफ बढ़ रही है, और एक कंट्री सिविल वॉर कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चल सकती, वो अंत में वो गिरी जाती है। सो दैट इज़ यहाँ पे इसकी बात की गई है। यहाँ पे वो उसका मतलब है परेशानी, मुसीबत, संकट। कैंगरू कोड जैसे मैंने बताया आपको कि एक इलीगल कोड होती है। और जो एंग सॉन्ग सूकी है वो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की मेंबर है, ठीक है। तो ये उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद एक एडिटोरियल है, अ मिड टर्म शेलैकिंग और मोर फॉर द डेमोक्रेट्स। तो इसमें बेसिकली जो प्रेसिडेंट यूएसए के हैं उनके बारे में और उनकी सत्ता के बारे में बात की गई, जो कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। दिस दिस वाज द फर्स्ट एनालिसिस। आई नो थोड़ा बीच बीच में अटक अटक के आया होगा, बट अब मुझे यहाँ पे एक चाइना की बात हुई है, और मुझे चाइनीज से
ये अगर चाइनीज की बात होती है तो मेरे से उनकी एक ही चीज पसंद है, वो उनकी कहावत दैट अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगेन विद वन स्टेप। तो यह पहला स्टेप था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।